स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अशोक और उनके शिलालेखों की मैपिंग कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो मौर्यकालीन संस्कृति को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वहां का प्रशासन कैसा था। केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू थी, लेकिन जो केंद्र था वो प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्र किस में बटा हुआ था? प्रांतों में बटा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रांतों में बटा हुआ था। अशोक के समय अगर आप देखेंगे तो 5 प्रांतों का नाम दिखाई देता है, यानी 5 प्रांत दिखाई देते हैं, जिसमें जो पहला प्रांत है वो है उत्तरापथ दिखाई देता है। पहला प्रांत क्या दिखाई देता है? उत्तरापथ। कौन सा पहला प्रांत दिखाई देता है? उत्तरापथ। उत्तरापथ जो था, इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये पहला प्रांत था। 5 प्रांतों में बटा हुआ था। मैंने बताया 5 प्रांत होंगे। पहला था कौन सा? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दूसरा था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। उसके बाद एक और था तीसरे नंबर पे, अवंती राष्ट्र। ठीक, एक मिनट, अवंती था। अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उज्जैनी या उज्जैनी। ठीक है, तो 3 हो गए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया अवंती। उसके बाद अगला जो था वो था प्राची या प्राची भी बोलते थे, प्राची या प्राची बोलते थे, जिसकी राजधानी था पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो 4 हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगला जो 5वें नंबर पे आता है वो था कलिंग। इसकी राजधानी क्या थी? तोसली। ठीक, तो अशोक के शासनकाल में अगर आप देखेंगे तो केंद्र जो था 5 प्रांतों में पूरी तरह विभक्त था। कितने? 5 प्रांतों में पूरी तरह विभक्त था। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, कितने भागों में केंद्र विभक्त था? 5 प्रांतों में। देखिए, हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सबको लेकर मौर्यकालीन संस्कृति पढ़नी होगी। केंद्र में मैंने बताया राजा होता था। केंद्र के अंतर्गत हमने बताया आपको प्रांत आता था। क्या आता था? प्रांत। केंद्र के अंतर्गत प्रांत आता था। केंद्र में क्या होता था? राजा होता था। केंद्र का जो मतलब हेड होता था पूरे केंद्र का, वो राजा होता था। जो प्रांत होता था, इसका जो अधिकारी होता था उसको कुमार बोलते थे। क्या बोलते थे? कुमार उस समय बोलते थे, कुमार। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि आर्यपुत्र बोलते थे। ठीक, आर्यपुत्र। आर्यपुत्र या कुमार बोलते थे। जो प्रांत का हेड होता था, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र का हेड राजा हो गया, प्रांत का हेड कौन हो गया? कुमार या आर्यपुत्र। जो प्रांत था ये मंडलों में विभक्त था। मंडलों में विभक्त था, मंडलों में बटा हुआ था। किसमें? मंडलों में। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। मंडल का जो अधिकारी होता था उसको प्रदेष्टा के नाम से बोलते थे। किस नाम से? प्रदेष्टा के नाम से बोलते थे। मंडल का अधिकारी होता था प्रदेष्टा। मंडल के अंतर्गत कई जिला आते थे। अच्छा, ये प्रदेष्टा भी बोलते थे। कहीं कहीं इसका नाम प्रादेशिक भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या? प्रादेशिक। प्रादेशिक या प्रदेष्टा दोनों जो होता था वो किसका अधिकारी होता था? मंडल का। मंडल जो होता है वो बटा हुआ था आहार में। आहार में, विषय में। एक ही चीज है ये, विषय या जिला। आज की डेट में अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो जिले से इसकी तुलना कर सकते हैं। आहार या विषय में बटा हुआ था। कौन? मंडल। इसके अंतर्गत कई जिले आते होंगे, या आहार आते होंगे, या विषय आते होंगे। इसका जो अधिकारी होता था उसको विषयपति बोलते थे। विषयपति भी बोलते थे, आहारपति भी बोलते थे। विषयपति या आहारपति या आहारपति बोलते थे। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम स्थानिक भी देखने को मिला है। स्थानिक, कहीं कहीं इसका नाम स्थानिक भी देखने को मिलता है। हालांकि स्थानिक का जो ज्यादातर प्रयोग किया गया है वो जो ग्रामों का समूह होता था, 800 ग्रामों का, स्थानीय, उसमें देखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा केंद्र के अंतर्गत प्रांत, प्रांत के अंतर्गत मंडल, मंडल के अंतर्गत आहार, विषय या जिला, जिसको आज के जमाने में हम बोल सकते थे। अब ये जो जिला था ना, ग्रामों में बटा था, लेकिन ग्रामों में बटने से पहले कुछ इस प्रकार से बटा हुआ था। जैसे स्थानिक होता था। स्थानिक मतलब होता था 800 ग्रामों का समूह।
तो ऐसा देखा जाता है कि स्थानिक जो अधिकारी रहा होगा इसका अधिकारी रहा होगा, ठीक है। तो 800 ग्रामों का जो समूह होता था उसको स्थानिक बोलते थे, इसी के अंतर्गत आता था। दूसरा इसके अंतर्गत जो आता था उसको बोलते थे द्रोणमुख। द्रोणमुख, द्रोणमुख जो होता था ये 400 ग्रामों का प्रमुख होता था। कितने का? 400 ग्रामों का प्रमुख होता था। हालांकि इनका जो मुखिया होता था उनका नाम किसी ना बुक में दिया है ना कोई जानकारी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इसके अंतर्गत जो आता था एक होता था खरवाटिक या खरवाटिक या खरवातिक भी बोलते हैं, इसमें 200 ग्राम आते थे, ठीक। शायद इसका अधिकारी खरवाटिक होता था, नाम का ही होता था, इन्हीं के नाम के आधार पर होता था, ऐसा देखने को मिलता है। अगर यश के पांडे आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद एक और ग्राम आता था जिसको संग्रहण ग्राम बोलते थे। संग्रहण ग्राम, संग्रहण ग्राम जो होता था यानी संग्रहण जो संस्था होती थी उसमें 10 ग्राम आते थे। कितने? 10 ग्राम, यानी 10 गांव आते थे, ग्राम वाला ग्राम नहीं। इसका जो अधिकारी देखा गया है उसका नाम देखने को मिलता है गोप, ठीक। इसके अंतर्गत अब आप देखेंगे तो ग्राम होता था या गांव होता था जिसका अधिकारी होता था ग्रामीणी। ये प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्यकालीन। क्या थी? केंद्र थी, केंद्र के अंतर्गत प्रांत आते थे जिसका अधिकारी प्रदेष्टा कुमार या आर्यपुत्र होता था। मंडलों में बटा था जिसका अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक होता था। आहार विषय या जिला होता था जिसका अधिकारी विषयपति, आहारपति या स्थानिक होता था। स्थानिक जो आहार था यानी जिला जो था 3 भागों में 4 भागों में विभक्त आप देख रहे हैं। स्थानिक 800 ग्रामों के समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों के समूह, खरवाटिक 200 ग्रामों के समूह को कहते थे, संग्रहण 10 गांव का समूह को कहते थे, और लास्ट में होता था गांव यानी ग्राम, जिसको गांव बोलते थे। वो उसका जो मेन अधिकारी होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख अधिकारी, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रशासन के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे उनको भी तो देखना पड़ेगा, एक एक करके नाम देखना पड़ेगा कौन कौन अधिकारी होते थे। ठीक है, अब देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कुछ इस तरह से बटी हुई थी। आपने देख लिया कि केंद्र में बटी थी, फिर प्रांत में, फिर जिला में, फिर कई तरह के गांव आ गए। जो मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी होते थे उसमें जो पहला अधिकारी होता, सबसे हेड अधिकारी है, उसका नाम था अमात्य। सबसे मेन अधिकारी मौर्य प्रशासन में जो अधिकारी होता था, ये क्या होता था? योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य कहते थे। किसको? योग्य अधिकारियों के समूह को। आप आगे लिख लीजिएगा, योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य कहते थे, ठीक, अमात्य कहते थे। खासकर अगर एक नाम और आपको आगे देखने को मिलेगा वो है अग्रमात्य। यहां पे लिख दे रहे हैं योग्य अधिकारियों के ग्रुप को, योग्य अधिकारियों के समूह को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य बोलते थे। दूसरा है अग्रमात्य। अग्रमात्य देखा गया है कि प्रधानमंत्री होता था। आज का प्रधानमंत्री उस समय का क्या होता था? अग्रमात्य बोलते थे। प्रधानमंत्री जो होता था उसको अग्रमात्य के नाम से जानते थे। अग्रमात्य के बाद एक और प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसको महामात्य बोलते थे। महामात्य जो होता था ये नगरों का प्रमुख होता था। जो स्पेशल नगर होते थे, विशेष नगर जो होते थे आप कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण जो नगर होते थे उनका अधिकारी होता था, उसको महामात्य बोलते थे। अग्रमात्य प्रधानमंत्री को, अमात्य जो होते थे योग्य अधिकारियों का समूह, आप कह सकते हैं आज की डेट में मंत्रिमंडल जैसा होता था, ठीक है। ऐसे हमने आपको बताया कि एक प्रदेष्टा होता था या प्रादेशिक होता था, जो मंडलाधिकारी था, मंडल का अधिकारी होता था, मंडल जो होता था उसका प्रमुख अधिकारी होता था। ऐसे देखिए जो एक और नाम मिलता है वो बोलता है एस्ट्रोनोमोई। क्या मिलता है? एक और नाम मिलता है एस्ट्रोनोमोई। एस्ट्रोनोमोई जो था ये नगर अधिकारी कहा गया। इसमें नगर का अधिकारी हो सकता है कि जिला के अंतर्गत जो नगर आते हों उसका अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता हो, ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब देखिए ये अगर आप मेन अधिकारी का नाम मैंने लिखा है क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिकारी अगर आप पढ़ने में आए तो याद ही नहीं होगा। ये मेन है जिनके बारे में पूछे जाने का अनुमान रहता है और पूछा भी जाता है इन्हीं के बारे में। बाकी एक आध दो इधर उधर से पूछ लिए जाए बात अलग है, वैसे पूछे नहीं जाते हैं, यही सब पूछे जाते हैं। बहरहाल ये है कि आजकल प्रश्न अच्छा आने लगा तो हो सकता है मिलान करने को दे दे। जो मौर्यकालीन प्रशासन था
उसमें गुप्तचर व्यवस्था भी चलती थी। कौन सी? गुप्तचर। गुप्तचर जो व्यवस्था थी दो तरीके से थी, एक का नाम था संस्था, दूसरे का नाम था संचारा। संस्था और संचारा, नाम से ही लग रहा है कि संस्था कोई जगह रही होगी, एक जगह जहां पे रहते होंगे। संचारा मतलब घुमक्कर टाइप जो रहते होंगे उनको कहते थे। ठीक है, संस्था जो थी इसमें 5 तरह के गुप्तचर देखने को मिले हैं। संस्था में 5 तरीके के गुप्तचर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला जो देखने को मिलता है वो है उदास थी। क्या नाम है? उदास थी। ये पहला गुप्तचर आपको देखने को मिल रहा है किसमें? संस्था नामक जो संस्था थी उसमें 5 गुप्तचर दिखाई देंगे आपको, जिसमें पहला है उदास थी। उदास जो होता था वो सन्यासियों के भेष में रहता था, कहीं एक जगह बैठा रहता था। ठीक है, सन्यासियों के भेष में रहता था और एक जगह बैठा रहता था, सन्यासी की तरह बना बैठा रहता था। दूसरा होता था गृहपतिक। गृहपतिक क्या होता था? गृहपतिक। गृहपतिक जो होता था ये किसानों के साथ घुल मिलकर रहता था, किसानों के बीच में रहता था कि क्या बात हो रही है वो सब जानने के लिए, कैसा क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली, उन सबको जानने के लिए किसानों के बीच में रहता था। उदास सन्यासियों के साथ रहता था। ऐसे एक होता था तापस। ये सब देखिए मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये संचारा है, ये मूवमेंट करेंगे। ऐसे एक होता था तापस। तापस जो होता था, तापस आप देखेंगे तो तापस जो था आप ये कह सकते हैं कि ये सन्यासियों तपस्या करने वाले लोग होते थे, तपस्या करने में लीन रहते थे, कहीं पड़े रहते थे। ठीक है, यानी तपस्या करने वाले लोग थे, ये आप कह सकते हैं। अगला जो था वैदेहिक। चौथे नंबर का कौन था? वैदेहिक। वैदेहिक जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब तापस से तपस्या बना, ये ध्यान रखना। एक तापस जो है वो तपस्या करने वाले थे। वैदेहिक जो थे ये व्यापारी थे, व्यापारी के रूप में रहते थे। ठीक है, सभी में के रूप आपको लगा लेना है। सन्यासी के रूप में रहते थे, किसानों के रूप में गृहपतिक रहते थे, तापस जो थे तपस्या के रूप में, वैदेहिक जो थे वो व्यापारी के रूप में रहते थे। ठीक है, वैदेहिक रूप में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक और प्रमुख प्रकार होता था जिसे काप्टिक रूप बोला गया है। क्या बोला गया है? काप्टिक रूप। काप्टिक रूप मतलब हो गया विद्यार्थी के रूप में जो रहते थे। विद्यार्थी के रूप में जो गुप्तचर रहते थे उनको काप्टिक बोला गया है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के देखे गए हैं, जिसमें उदास है सन्यासियों के रूप में, गृहपतिक है किसानों के रूप में, तापस है तपस्या के रूप में, वैदेहिक है व्यापारी के रूप में, काप्टिक है विद्यार्थियों के रूप में। जो आपकी संचारा है, ये 4 प्रकार के गुप्तचर इसमें देखने को हमको मिलते हैं, 4 प्रकार के। लेकिन इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टफ शब्द है तो दिक्कत होगी। इसमें बस एक जान लीजिए, एक होता था पारिव्राजिका। पारव्राजिका गुप्तचर होता था। कौन सा? पारव्राजिका है, पारिव्राजिका। ये क्या करते थे? भिक्षुड़ी के रूप में जो महिलाएं रहती थी उनकी बात की जा रही है, यानी भिक्षुड़ी के रूप में रहते थे, भिक्षुड़ी के रूप में रहते थे ये पारव्राजिका। ये आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो 2 तरह की गुप्तचर व्यवस्था होती थी, संस्था और संचारा। एक होता था जो घूमते रहते थे, एक जो अपनी जगह वहीं पे रहकर बिना मूवमेंट के वहीं पे काम करते थे। देखिए, नगर प्रशासन की अगर हम बात करें, न्याय प्रशासन की अगर हम बात करें, तो न्याय प्रशासन 2 तरीकों से 3 तरीकों से चलता था। उसमें सबसे प्रमुख होता था न्याय प्रशासन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगली हेडिंग है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में जो प्रमुख न्यायालय होता था वो होता था ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय, इसमें ग्राम न्यायालय में होता क्या था? ग्राम के लोग जो हैं, गांव के जो वृद्ध होते थे उनके साथ मिलकर क्या करते थे? समस्या का हल निकाल लेते थे या न्याय कर लेते थे। लेकिन जो केंद्रीय न्यायालय था वो पाटलिपुत्र में था। राजा उसको स्वयं देखता था। केंद्रीय न्यायालय कहां पे था? पाटलिपुत्र में। केंद्रीय न्यायालय कहां पे था? पाटलिपुत्र, जिसको आज के डेट में अगर हम कहना चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। और राजा इसका हेड होता था। ठीक, मैंने बताया सबसे छोटा न्यायालय प्रमुख होता था ग्राम न्यायालय, जिसको ग्राम के लोग मिलकर, ग्रामीणी के साथ मिलकर, वृद्धों के साथ मिलकर हल निकाल लेते थे, न्याय कर लेते थे। दूसरा सबसे उच्च जो न्यायालय होता था वो था पाटलिपुत्र में, जिसका राजा स्वयं हेड होता था। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो तो वही हेड रहा होगा, अशोक रहा होगा तो अशोक ही हेड रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ग्राम न्यायालय, राजा न्यायालय अगर हम छोड़ दें, इन दोनों न्यायालयों को नेग्लेक्ट करें तो 2 तरह के और न्यायालय होते थे, 2 तरह के, जिसमें पहला था धर्म स्थनीय न्यायालय। धर्म स्थनीय न्यायालय, ये जो न्यायालय था इसमें आप देखेंगे दीवानी से संबंधित चीजें देखी जाती थी। जो दीवानी से संबंधित मामले आते थे वो धर्मस्थनीय न्यायालय में आते थे। इसका जो न्यायाधीश होता था उसको धर्मस्थ के नाम से जानते थे।
किसके नाम से? धर्मस्थ के नाम से जानते थे। ठीक है, तो धर्मस्थली न्यायालय होता था। दूसरे नंबर का जो न्यायालय आपको देखने को मिलेगा वो था कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय, इसमें फौजदारी से संबंधित चीजें आती थी। फौजदारी से संबंधित जितने चीजें होती थी इसी न्यायालय में आती थी, फौजदारी से संबंधित। इसका जो हेड होता था, न्यायाधीश होता था, उसको प्रदेष्टा बोला गया है। ठीक, जिला के हेड को भी प्रदेष्टा बोला गया। हो सकता है दोनों एक रहे हों, इसकी कहीं पे कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो धर्म, देखिए न्यायालय में हमने बताया ग्राम न्यायालय हो गया, फिर केंद्रीय न्यायालय हो गया, पाटलिपुत्र था, इसके अलावा 2 धर्मस्थली न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थली में दीवानी से संबंधित चीजें जाती थी, जबकि आप देखेंगे तो क्या होगा, जो कंटक शोधन है उसमें फौजदारी से संबंधित। जो ये धर्मस्थली था उसके जो जज होता था उसको धर्मस्थ बोलते थे, जबकि जो कंटक शोधन होता था उसका जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ जो नगर प्रशासन रहा होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। या आप कह सकते हैं नगर प्रशासन छोड़ के थोड़ा सा आय प्रशासन पहले देख लेते हैं कि आय कहां से आती रही होगी, आय की व्यवस्था क्या रही होगी उस समय, आय कहां से मिलती होगी, कैसे इकट्ठा किया जाता होगा। आय की बात कर लेते हैं, यानी राजस्व प्रशासन की बात कर लेते हैं। ठीक है, राजस्व प्रशासन में नगरों से जो आय प्राप्त होती थी उसको दुर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? दुर्ग। किससे? नगरों से प्राप्त आय को। नगरों से जो प्राप्त आय होती थी उसको क्या बोलते थे? दुर्ग बोलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। नगरों से जो सीधे आय प्राप्त होती थी उसको क्या बोलते थे? दुर्ग कहते थे। दूसरा टर्म था जनपद और ग्रामों से जो आय प्राप्त होती थी उसको राष्ट्र बोलते थे। राष्ट्र बोलते थे। कहां से? जनपद प्लस ग्राम से प्राप्त जो आय होती थी उसको क्या कहते थे? राष्ट्र के नाम से जानते थे। ठीक है, दुर्ग नगरों से प्राप्त आय थी। राष्ट्र जो शब्द यूज हुआ है मौर्य काल में वो क्या होता था? जनपद और ग्रामों से प्राप्त आय थी। ऐसे एक शब्द का और प्रयोग हुआ है खनी। ये सभी आय के स्रोत हैं। राजस्व प्रशासन है, आप कह सकते हैं राजस्व, हेडिंग डाल सकते हैं राजस्व प्रशासन कैसा रहा होगा। ठीक है, तो खन जो था वो खान से, जो खानों से प्राप्त आय होती थी, खानों से प्राप्त आय उसको खन बोलते थे। जनपद और ग्राम से जो मिलता था उसको राष्ट्र, नगरों से प्राप्त आय को दुर्ग बोलते थे, खन बोलते थे उसको जो कि खानों से प्राप्त आय होती थी। ऐसे फल और सब्जी से जो मिलती थी आय उसको सेतु बोलते थे। क्या? फल प्लस सब्जी से जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या बोलते थे? सेतु के नाम से जानते हैं, सेतु बोलते थे उसको। ठीक है, ऐसे ब्रज बोलते थे। एक शब्द होता था ब्रज। पशुओं से जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या बोलते थे? ब्रज। ब्रज बोलते थे, ब्रज, पशुओं से प्राप्त आय। ठीक, पशुओं से जो प्राप्त आय होती थी उसको ब्रज बोलते थे। तो आय जो आय का जो सोर्स था वो 4-5 तरीके से हो गया। नगरों से प्राप्त आय जो थी उसको दुर्ग बोल देते थे। दुर्ग के अलावा आप देखेंगे तो राष्ट्र था। राष्ट्र में क्या होता था? राष्ट्र जो जनपद और ग्रामों से प्राप्त होने वाली आय होती थी उसको राष्ट्र बोल देते थे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा खनि है, जो खानों से आय प्राप्त होती थी उसको खनि बोल देते थे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं फल और सब्जियों से जो प्राप्त होता था उसको क्या बोलते थे? सेतु। पशुओं से जो आय प्राप्त होती थी बेचने वगैरह में या जिस चीज में होती थी उसको क्या बोलते थे उस समय? ब्रज। ठीक, भूमि से प्राप्त होने वाली भी आय 2 तरीके से थी जो भूमि से प्राप्त होती थी। पहली थी उसमें सीता। भूमि से जो आय मिलती थी उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली थी सीता। सीता मतलब हो गया कि खेती से जो प्राप्त आय होती थी, खेती से प्राप्त आय उसको क्या बोलते थे? सीता बोलते थे। भूमि कर था एक तरीके से आप कह सकते हैं। खेती करने के बाद जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहते थे। दूसरा जो शब्द है भूमि कर के लिए उसका नाम है भाग। भाग वो होता था जिसमें जो स्वतंत्र किसान होते थे, स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, उससे जो किसानों से प्राप्त आय होती थी, मतलब स्वतंत्र किसानों से प्राप्त जो आय होती थी उसको भाग कहते थे। तो सीता और भाग जो है वो भूमि कर है। अगर और भी करों को हम देखें तो इसमें प्रमुख नाम जैसे आता है बलि का। बलि क्या था? एक तरह का बलि जो था वो धार्मिक कर था। बलि कैसा था?
धार्मिक कर था, ये आपको याद रखना है। ऐसे शुल्क होता था, शुल्क एक कर था। शुल्क जो कर था ये आयात कर था। कैसा था? आयात कर था। बलि कैसा था? धार्मिक कर था। शुल्क कैसा था? आयात कर था। ठीक है। सीमा पार से जो कर लिया जाता था उसको वर्तनी कर बोलते थे। वर्तनी क्या था? सीमा पार से लिया जाने वाला शुल्क, सीमा पार शुल्क आप कह सकते हैं। तो बलि हो गया धार्मिक कर, शुल्क हो गया आयात कर, वर्तनी हो गया जो सीमा पार लिया जाता था। ऐसे एक तरह का कर्ज होता था जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार बोला जाता था, उसको बोलते थे उत्संग। उत्संग इस तरह लिखते हैं। ये क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार, प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार जो होता था उसको उत्संग बोलते थे। प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार, उत्संग। तो ये इस तरह से कुछ राजस्व व्यवस्था रही थी। आपने देख लिया। सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्लिनी कहता है, प्लिनी के अनुसार कहा, देखिए हमने बताया था इसके पहले जब आपने पढ़ा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन अगर सैन्य व्यवस्था की स्पेशली बात करते हैं तो प्लिनी कहता है कि मौर्य प्रशासन में यानी मौर्य सैन्य व्यवस्था में, शासन में जो सैनिकों की संख्या थी वो लगभग 6 लाख थी। 6 लाख बताता है। ठीक है, 6 लाख बताता है। पैदल सैनिक थे, 30,000 लगभग घुड़सवार देखने को मिलते हैं और लगभग 9,000 हाथी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने सैनिकों की बात करता है प्लिनी के अनुसार। अगर सैन्य व्यवस्था आप देखेंगे प्लिनी के अनुसार, यहां पे हेडिंग आप कर लीजिएगा सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था अगर आप प्लिनी के अनुसार देखेंगे तो प्लिनी के अनुसार कहा गया, जस्टिन ने इसी को डाकुओं का गिरोह कहा था। 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, ठीक, और 9,000 हाथी वाले। ठीक, इतनी सैन्य व्यवस्था की बात करता है कि इतने लोग थे। सैन्य प्रशासन जो चलता था उसके लिए 6 समितियों की बात मेगास्थनीज में भी कही है। यानी युद्ध क्षेत्र में जो संचालन होता था उसका जो अधिकारी होता था, अगर आप देखेंगे युद्ध से क्षेत्र का संचालन करने वाला, उसको उस समय नायक बोलते थे। इसके अंतर्गत वो 6 समितियां आती थी। 6 समितियां का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे कौटिल्य वाला, तो उसमें नायक को एक नया शब्द दिया गया है, नवाध्यक्ष। क्या दिया गया है? नवाध्यक्ष। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, नवाध्यक्ष मतलब वही मेन होता था। 6 प्रकार के पैदल सैनिकों की बात की गई है। 6 प्रकार के पैदल सैनिक, यानी पैदल सैनिकों की 6 प्रकार बात की गई, 6 तरह के होते थे। उसमें जो पहला होता था उसका नाम होता था मौल। उस समय मौल बोलते थे। इसका मतलब आप समझ लिए, मौल मतलब होता था जो स्थायी सेना थी राजा की स्वयं की, मौल। दूसरा होता था भृतक। भृतक जो सेना होती थी ये मतलब आप कह सकते हैं किराए की सेना थी। किराए की सेना थी, जब इसकी आवश्यकता पड़ती थी तब किराए की सेना जो लेते थे उसको भृतक बोलते थे। ऐसे अगली जो सेना होती थी उसको मित्र बल के नाम से जानते थे। मैंने बताया कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो मित्र बल जो होता था इसका मतलब मित्र राष्ट्र की सेना जब बुलाना पड़ता था तब उसको मित्र बल बोलते थे। अगला ऐसे होता था अमित्र बल। अमित्र बल, जो मित्र नहीं होते थे उनसे जो सैन्य सहायता लेनी पड़ती थी। ये कौन होते थे? जो लोग बंदी बनाए गए होते थे। जैसे अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में जो बंदी हैं उनको छोड़ दिया गया है, कहा कि आप युद्ध करिए देश के लिए। तो वैसे ही जो बंदी बनाए गए सैनिक होते थे उनको छोड़कर अमित्र बल के रूप में प्रयोग किया जाता था। एक नाम और मिलता था, उसको बोलते थे आठवीं बल। आठवीं मतलब आप जानते ही हैं कि जंगल होता है, तो जंगल की जो सेना होती थी उसको जब बुलाते थे तो आठवीं बोलते थे। तो 6 तरीके की आपको देखने को मिल गई, 5 तरीकों को आपको देखने को मिल गई। कौन सी? ये जो पैदल सेना थी वो मिल गई। एक 6वां प्रकार बचा है जिसको कहते हैं श्रेणी बल। क्या बोलते हैं? श्रेणी बल। श्रेणी बल कौन सा बल होता था? श्रेणी बल वो होता था जो युद्ध मतलब होते समय युद्ध से कमाई करके आजीविका करता था। मतलब सैनिक लड़ने के लिए सीधे पैसा ले लेते थे, यानी वो भी एक तरह से किराए की ही बात कर सकते हैं आप। तो युद्ध से आजीविका जो चलाते थे उनको श्रेणी बल बोलते थे। तो मौल हो गए, भृतक हो गए, मित्र बल हो गया, मित्र बल, आठवीं, ये सब पैदल सेना थी उस समय की। अगर आप थोड़ा सा अर्थशास्त्र में देखेंगे तो बहुत सारे मतलब मंत्रियों का उल्लेख मिलता है, तीर्थों का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला होता है पुरोहित।
पुरोहित प्रधानमंत्री होता था, ऐसे समाहर्ता का नाम आता था। समाहर्ता जो राजस्व विभाग का हेड होता था उसको समाहर्ता बोलते थे। एक और 18 तीर्थ तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक दो देख लेते हैं, जिसमें पुरोहित हो गया, प्रधानमंत्री, समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी हो गया। ऐसे एक देखने को मिलता है व्यवहारिक, जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक बोलते थे। एक नाम और मैंने बताया था, क्या उस समय याद नहीं आ रहा, व्यवहारिक भी बोलते थे, वो भी बोलते थे, ठीक है, अभी एकाएक याद आ गया। जो अर्थशास्त्र है इसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। उसमें कुछ नाम बहुत बार पूछे गए हैं, वो आपसे पूछा भी जा सकता है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो 26 अध्यक्ष हैं वो सभी अध्यक्ष तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो मेन अध्यक्ष हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होता था पौता अध्यक्ष, पौता अध्यक्ष मतलब नापतोल का अधिकारी, पौताध्यक्ष मतलब नापतोल का जो अधिकारी होता था उस समय उसको पौताध्यक्ष बोलते थे, पौताध्यक्ष, ठीक है। ऐसे एक होता था अक्षपटलाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष, जैसे भी लिखते हो, बहरहाल अक्षपटलाध्यक्ष जो होता था ये उस समय का लेखाकार या महालेखाकार होता था। महालेखाकार आज की डेट में अगर देखेंगे तो महालेखाकार जो होता था उसको अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जानते थे। ऐसे एक होता था उसको बोलते थे अकाराध्यक्ष, क्या बोलते थे, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष जो होता था वो खान विभाग का प्रमुख होता था, खान विभाग का प्रमुख। 26 तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 4-6 पढ़ेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगला है सूनाध्यक्ष होता था, जो पूछा जाता है वही आप लोग पढ़िए, सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, बूचड़ खाने का। तो ये 4 पढ़ लीजिए, बाकी अगर आपको देखना हो तो किसी भी बुक में देख लीजिएगा। पौताध्यक्ष होता था, पौताध्यक्ष कौन था, नापतोल का अधिकारी। अक्षपटलाध्यक्ष होता था, वो कैसा था, महालेखाकार था। ऐसे आप अकाराध्यक्ष देख रहे हैं जो खान विभाग का था, सूनाध्यक्ष आप देख रहे हैं जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो स्त्रियों की दशा ठीक ठाक दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। पुनर्विवाह की इनको मतलब स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी, लेकिन बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। असूर्य स्पर्शा कहा गया, अनिष्कासनी शायद, हाँ अनिष्कासनी कहा गया है। मतलब स्त्रियों की दशा जो रही वो ठीक ठाक रही, उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति थी, नियोग प्रथा की अनुमति थी, लेकिन बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को जो बाहर नहीं निकलती थी, निकलने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अनिष्कासनी के नाम से कहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्थिक जीवन की बात करें तो मौर्यकालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें धान एक प्रमुख फसल थी, सबसे उत्तम फसल धान को माना जाता था। गन्ने की फसल को निकृष्ट फसल बताया गया है। फसल जो उगाने का क्रम है वो 3 बार फसल उगाई जाती थी। जैसे हैमन शब्द यूज हुआ है रबी की फसल के लिए, हैमन शब्द यूज हुआ है कौन सी, रबी की फसल जो उगाई जाती थी उसको हैमन बोलते थे, हैमन। ऐसे बोलते थे ग्रैस्मिक, ग्रैस्मिक बोलते थे जो खरीफ की फसल होती थी, रबी खरीफ जायद ना, तो हैमन बोलते थे रबी की फसल को, ग्रैस्मिक बोलते थे किसको, खरीफ की फसल को, खरीफ देखो तो है खरीफ की फसल को। जो जायद की फसल होती थी उसको केदार बोलते थे, केदार। तो 3 तरह की कृषि की बात की गई, फसल की बात की गई। मैंने बताया कि इसमें धान सर्वश्रेष्ठ थी, गन्ना जो है ये निकृष्टतम बताया गया है, ठीक है, गन्ना निकृष्टतम फसल मानी जाती थी। उद्योग धंधे को बात करें तो सूती उद्योग काफी प्रसिद्ध था। देखिए उद्योग धंधे होने की भी व्यवस्था मिलती है, क्योंकि पंड्याध्यक्ष बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया कि पंड्याध्यक्ष इसका मेन अधिकारी होता था उद्योग विभाग का। जो व्यापारी होते थे उनको सार्थवाह के नाम से जानते थे। पंड्याध्यक्ष व्यापार का अधिकारी होता था, सार्थवाह जो व्यापारी होते थे उनको कहा जाता था। कुछ सिक्कों की बात करें, जैसे स्वर्ण सिक्का जो होता था उसको निष्क बोलते थे, स्वर्ण सिक्का को। देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं, जो स्वर्ण सिक्का था उसको निष्क बोलते थे, निष्क नाम से जानते थे। अगर चांदी के सिक्कों की बात करें तो करसापण के नाम से जानते थे, करसापण के नाम से दिखाई देता है। चांदी के सिक्के इस समय चलते थे उसको करसापण भी बोलते थे, एक और नाम से जानते थे उसको बोलते थे शतमान, तो शतमान के नाम से भी जानते थे। ऐसे तांबे के जो सिक्के चलते थे उसको मासक के नाम से जानते थे, तांबे का जो सिक्का था उसको मासक नाम से जाना गया है, मासक।
तो ये सब सिक्के आपने देख लिया, स्वर्ण सिक्के निष्क के नाम से, चांदी के सिक्के करसापण के नाम से या शतमान के नाम से, तांबे के सिक्के आपने देख लिए मासक नाम से। तो ये रही मौर्यकालीन संस्कृति। अभी बहुत सारी चीजें बची है, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको हमने बता दी है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, बढ़िया मस्त एकदम